अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, 5 अगस्त एक ऐसा स्याह तरीन दिन जिसे यौम इस्तेहसाल का नाम दिया गया और पूरी दुनिया में 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाएगा। ये वो दिन है जो कश्मीरियों के हुकूक खुसूसी हैसियत का ख़ात्मा करके जबरन वहाँ पर जो है वो अपने लोगों को बसाने की एक कोशिश की गई, नाकाम कोशिश की गई। भरपूर रद्द अमल भी सामने आया कश्मीरियों का और अपनी जिद्दोजहद आज़ादी के लिए और इस्तिस्साब राय के लिए कश्मीरी मैदान में उतरे और बिलखुसूस जो नौजवान हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। पाबंदियाँ हुई, ज़राए अबलाग पर पाबंदी हुई, कम्युनिकेशन गैप पैदा करने की कोशिश की गई। कोविड-19 में जो वहाँ के हुकूक थे उनको सलब किया गया और कश्मीरियों को जानबूझकर जो है कोविड-19 से मुतासिर करने के लिए वो तमाम तर मनफी हरबों का मोदी सरकार ने इस्तेमाल किया और उसके बाद पूरी दुनिया को सब अच्छा का राग अलापा गया, लेकिन उसमें भी नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की एक भोंडी साजिश और कोशिश का नाम दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जब तक 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदामात और गैर आइनी इकदामात को वापस नहीं लिया जाता और उसको अपनी हैसियत बहाल नहीं की जाती कश्मीर की, तब तक मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। अब तो भारत इस हद पे उतर आया है कि अब कश्मीर प्रीमियर लीग यानी अब खेल को भी वो सियासत की नज़र कर चुका है और अब हर्सल गिब्स के बाद एक और बैनुल अक़वामी खिलाड़ी को धमकी दी गई है कि अगर आपने कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया तो आपको IPL में नहीं खेलने देंगे। और दूसरी जानिब आपने खुद भी देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की लॉबी किस तरह काम कर रही है। इस पर हम तफसीलन आज बात करेंगे और 5 अगस्त 2 साल पूरे होने को हैं और कश्मीर के अंदर मजालिम भी तेज़ी से जारी हैं, नस्ल कुशी भी तेज़ी से जारी है, पैलेट्स गन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और बिलखुसूस वहाँ के नौजवानों को टारगेट बनाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि उन नौजवानों को जिद्दोजहद आज़ादी से पीछे हटाया जाए, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। आज इतनी कुर्बानियां देने के बाद 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं और अब अगर भारत ये सोच रहा है तो वो एक दीवाने का ख्वाब ही है या एक बहुत बड़ी गलतफहमी का भारत शिकार है। लेकिन दूसरी जानिब एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है वो नज़र आता है मकबूजा वादी में और जो भी बरसर इक़्तिदार आता है हिंदुस्तान में वो कश्मीर पर ही सियासत करता है, कश्मीरियों के खून पर सियासत करता है। ये सिलसिला कब बंद होगा और बैनुल अक़वामी दुनिया का जो दोहरा मयार है वो कब ख़त्म होगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी दुनिया वो भारत की कहीं कहीं पुश्तपनाही करती हुई दिखाई दे रही है। बजाय कि भारत को इस गैर कानूनी इक़दामात से, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और दीगर काले कवानीन से रोके, इंसानी हकूक़ की जिस तरह धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं उससे रोके, उसे रोकने की बजाय उसे तक़वियत दे रहे हैं और उसे पुश किया जा रहा है। ये तमाम तर मामलात होंगे आज हमारे इस शो का हिस्सा। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ मौजूद है मीर ताहिर मसूद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप हुर्रियत रहनुमा हैं और कश्मीरियों की जो आवाज़ है, हम ये कहेंगे कि कश्मीरियों की भरपूर आवाज़ हैं आप। बहुत शुक्रिया मीर ताहिर मसूद साहब। चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते हैं। कश्मीर पर आज आपसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी खादिम अली मांडला साहब। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई उमूर के माहिर हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर आपका हमेशा एनालिसिस जो होता है वो हमारे सामने होता है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। मीर साहब, मैंने क्योंकि ब्रेक की तरफ भी मुझे कहा जा रहा है जाना है, लेकिन आपसे मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये कश्मीर प्रीमियर लीग को भारत सियासत की भेंट चढ़ा रहा है, जानबूझकर चढ़ा रहा है, वजह क्या लगती है? KPL से क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए शाह साहब, बात यह है कि इंडिया इस वक्त पूरी तरह जो है ना इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक कोर है उसमें पिट चुका है। आपने देख लिया है कि जो हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें भी उसको रुसवाई हुई है। अब ये जो कि कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू हो रही है, ये एक मौका मिला है कि कश्मीरी नौजवान जो है वो अपनी इस स्किल को, अपनी इस स्पोर्ट्स को उसको अपना उजारें और साथ में उनको इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी साथ होगा जो वो वहाँ से सीखेंगे। आपने भी अपनी इब्तिदाई में कहा है कि हर्षल गिब्स एक माना हुआ मशहूर एक खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका के, और मोंटी पंसार जो है वो ऑलराउंडर इंग्लैंड के। इन दोनों को उन्होंने फ़ोन किया कि अगर आप कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत करेंगे आपको IPL में नहीं खेलने दिए जाएंगे। इस तरह की जो थिंकिंग होती है, ये जिसको जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा से कहती है, नाजी अप्रोच रखने वाले जो वहाँ पर, हिटलर अप्रोच रखने वाले जो मोदी है वहाँ पर, या उसकी जो RSS प्लस BJP हुकूमत है, ये उनकी ऐसी हिकमत अमली है कि वो
दुनिया को अपनी ही मार्केट में मुतवजा करना चाहते हैं, लेकिन जो पड़ोस में चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, वहाँ पर वो उनसे वहाँ की जो चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जिसका आपने अभी जिक्र किया है, चाहे पीएसएल हो या कश्मीर प्रीमियर लीग हो या इधर बांग्लादेश में या श्रीलंका में, इवन नेपाल में भी उनको तंग कर रहे हैं। सो लिहाजा ये एक ऐसी मनफी सोच है जिसको जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा मीर साहब, इसमें एक चीज़ और भी है, ये एक वजह नहीं है। आपको याद होगा कि अभी तक जो कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अगर कोई डिबेट होनी हो या कोई सेमिनार हो तो उसके लिए कहते हैं कि जी पहले आपने हिंदुस्तान की हुकूमत से जो है एनओसी लेना है, यानी आप डिबेट नहीं कर सकते, आप कश्मीर पे बात नहीं कर सकते। इसमें एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये बात है, आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कई सालों पहले से कश्मीरियों के लिए एक खुसूसी स्कॉलरशिप मुकर्रर की है, जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए। अब जो अभी कोविड के सिलसिले में वो घर वापस मकबूजा कश्मीर चले गए थे, अब उनको नए सिरे से वो कह रहे हैं कि आप हुकूमत पाकिस्तान से एनओसी ले लेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपको क्यों स्कॉलरशिप दिया गया है, आपका क्या ताल्लुक है मुजाहिदीन के साथ, आपका क्या ताल्लुक है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ। सो ये सारी चीज़ें ये कश्मीरी खुसूसन जो यूथ है जो एजुकेशन के हवाले से बाहर, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, जो बाहर भी जाते हैं, चाहे बांग्लादेश जाते हैं, सेंट्रल एशिया रियासतों में जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, उनके लिए भी इस तरह से ये मुश्किलात पैदा करते हैं ताकि कश्मीरी जो खुद से अपने तौर से जो खर्चा करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, उनको तंग करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और नाजरीन, कश्मीरियों को हुसूल तालीम के लिए रोकना और उनको एक सेहतमंदाना सरगर्मी और खेल से रोकना ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। बैनुल अक़वामी दुनिया को इस पर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आज भी वही सिलसिला जारी है, तसलसल जारी है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम बैक नाज़रीन। 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदामात और कश्मीर पर कब्ज़ा ख़ास तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करना, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की तैनाती, 30 लाख से ज़्यादा जाली डोमिसाइल्स इशू करना और फिर रेफरेंडम का जो एक ड्रामा रचाने की कोशिश भारत करेगा, पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली जो है उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, ये बताइएगा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हम बात करें भारत की, या भारत का आतंकवाद का जो एक भाषण जो हमें दिया जाता है बार बार, जो कश्मीरी अपने माओ बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के लिए निकलते हैं, उन्हें जो है आतंकवादी करार देकर उन पर जो मजालिम ढाए जाते हैं, ये पूरी दुनिया क्यों इस तरह मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है? सिर्फ माशी मफादात हैं या और दीगर अवामिल भी कार फरमा है? देखिए जी, दुनिया के मफादात तो बुनियादी तौर पे मुआशी होते हैं, कुछ सियासी होते हैं, कुछ वैसे डर और खौफ, बाद औक़ात और जो इनके ताल्लुकात होते हैं। बुनियादी तौर पे जितनी आप बातचीत कर रहे हैं, जैसे मीर साहब ने भी कहा, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान सियासी तौर पर और नफसियाती तौर पर कश्मीर को खो चुका है। क्योंकि वो जब आप हार्ट एंड माइंड्स खो दें तो फिर आपके पास जिस्म रह जाते हैं। ठीक है, 8-9 लाख फौज उधर जमा करके एक जबर का माहौल पैदा किया हुआ है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल खुली है कि वो किसी भी वक्त इसको इस तरीके से अपने साथ मिला नहीं पाएंगे। लेकिन हमें अपनी पॉलिसी में 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है, जो कि बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो अवामिल है वो मैं उनको ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो प्लानर्स हैं, उनको कुछ चीज़ों को ज़हन में रखकर एक पॉलिसी तरतीब देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी कौम को उनकी मर्जी के खिलाफ हमेशा के लिए महकूम नहीं रख सकते। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसमें सुबह शाम देर हो सकती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई भी आपको आज़ादी प्लेट में रखकर ऑफर नहीं करता। आपको अपनी आज़ादी हासिल करनी पड़ती है, छीननी पड़ती है, खासकर जब हालात ऐसे हों जैसे कि इस वक्त एक जबर का माहौल और वो सब कुछ है। तीसरी बात समझने की यह है कि हमारी लीडरशिप को और पाकिस्तानी अवाम को ये समझना चाहिए कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे कश्मीरियों की मदद करके या कश्मीरियों के साथ खड़ा होके।
कश्मीरी हमारी बका और हमारे पाकिस्तान को मुकम्मल करने की जंग लड़ रहे हैं। तो वो ये जंग ये ना समझा जाए कि हम किसी तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। ये अगर पॉइंट हम समझ जाएं तो ये भी एक अच्छी बात है। फिर यूएनओ की ऐसी करारदादें मौजूद हैं जो हमें इस बात का हक देती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को हक देती हैं कि वो कश्मीरियों की हर तरीके से मदद करें। और जब मैं हर तरीका कह रहा हूं तो उस बाकायदा करारदाद में ये सब कुछ मौजूद है। और आखिरी बात ये कि अभी चीन सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीरियों, मेन मसला तो कश्मीरियों का है, लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है, अभी चीन भी इसमें शामिल है। तो अभी इसके फरीक बढ़ गए हैं। तो अब हमें अपनी पॉलिसी तरतीब देने में काफी आसानी है अगर हम ये सारी चीजों को इकट्ठा करके एक मजबूत पॉलिसी बनाएं और उस पर आगे चलें, और फिर हम आगे बात करेंगे कि हम और क्या कुछ कर सकते हैं इस सिलसिले में। ये तो मैंने सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात की है, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हम ले सकते हैं वो फिर आप और मेहमानों से बात कर लें, मैं आपको आगे और बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जनरल साहब, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात की, एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है उसमें शिकस्त है, नज़र आ रहा है, नफसियाती तौर पर जो है वो बरतरी है कश्मीरियों की, वो भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन आप समझते हैं कि ये कोई और हदफ है? क्योंकि ये तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो ये अटूट अंग का जो मामला है, ये उसी को लेके सब कुछ किया जाता है और ये वोट के हुसूल के लिए किया जाता है। जितने मजालिम तेज़ होते हैं हिंदुस्तान में, ये समझा जाता है कि उतना ही वोट मिलेगा। जी, और ये असल में ये हकीकत भी है, और उसमें इसलिए कि हम कोशिश तो करते रहते हैं कि हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी है उसको हम अपील करते रहें, लेकिन वहां पर एक इतना बड़ा जम्मे गफीर एक्सट्रीमिस्ट का पैदा हो गया है कि वो चूंकि वोट तो हर बंदे का एक है, चाहे उसका ज़हन किसी भी लेवल का हो, तो मेरा ख्याल मोदी उसके ऊपर खेलते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप मोदी का शुरू से देखें, जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, वो एक कदम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और अगर कोई ये समझता है कि ये यहाँ पे रुक जाएंगे तो ये बहुत खाम ख्याली है। उन्होंने इंडिया देना शुरू कर दिया है कि आइंदा उन्होंने क्या करना है। ये जो आप अभी बात कर रहे थे कि कश्मीर प्रीमियर लीग की, और जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि इसको अपना टू टंग कह रहे हैं, फिर वो आपको पता है अफगानिस्तान को अपना हमसाया कहते हैं, और वो कैसे कहते हैं उसकी वजूहात आपको मालूम है। तो उनके ज़हन में उनको पता है कि ये जब, लेकिन जनरल साहब वो अफगानिस्तान को अखंड भारत भी कहते हैं, अफगानियों को नहीं पता क्या इस बात का? जी, अफगानियों को मेरा ख्याल है कि कुछ अफगानी जो बिके हुए हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन जो अफगानी जिनकी आंखें खुली हैं और कान खुले हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें समझ जाना चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक अजदहा होता है, किसी चीज को निगलता है फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता हजम करता है। तो अगर बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे और शोर मचाते रहे, देखो जी वो खा गया, देखो जी वो हजम कर गया, देखो जी वो उनको मार रहा है, देखो जी उन पर जुल्म कर रहा है, तो मेरे भाई दुनिया तो फाख्ताओं के लिए नहीं बनी, कबूतरों के लिए नहीं बनी, दुनिया तो टाइगर्स के लिए बनी है, दुनिया तो उकाबों के लिए बनी है, और वो हम सबको अच्छी तरह मालूम है। ठीक है। और अगर हम जब तक भीगी बिल्ली बन के बैठे रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं होने का। ठीक है। चौधरी खादिम अली मांडला साहब, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा है कि एक नफसियाती तौर पर शिकस्त खुर्दा हालत नज़र आ रही है मोदी की, उसके RSS की, क्योंकि उन्होंने जबरन कोशिश की, उन्होंने काले कवानीन के ज़रिए जो है नस्ल कुशी करके भी देख लिया, इज्तमाही कब्रों में डालकर भी वहाँ के नौजवानों को देख लिया, वहाँ इसमत दरी करके भी उन्होंने देख ली, लेकिन पसपाई ही पसपाई है। आप समझते हैं कि अभी भी जो एक सोच है वहाँ पे कि शायद वो इस अटूट अंग सो कार्ड जिसको वो कहते हैं, अपने अंग को तो उन्होंने तोड़ तोड़ के रख दिया, कोई भी अपने अटूट अंग के साथ ऐसा नहीं करता अगर थोड़ी देर के लिए लेट सपोज मान भी लिया जाए। तो ये जो मुसलमान दुश्मनी है और जो ये नाज़ीज़म है, इसके लिए पूरी दुनिया आवाज़ें उठाती रही। डोनाल्ड ट्रंप की मुख्तलिफ तकारीर में उन्होंने कहा हमने खात्मा कर दिया नाज़ीज़म का, हमने इस चीज़ सोच का खात्मा कर दिया। सोच तो पनपती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात कि आज 728वां दिन है 5 अगस्त 2019 से लेकर, वहाँ होने वाला जबर, जुल्म और इंतहा तक पहुँच गया, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। वहाँ लाख से ज़ायद 73 साल में कश्मीरी जो है अपनी शहादतें दे चुके हैं। हज़ारों की तादाद में जो है ना औरतों की असमत दरी हो चुकी है। मासूम बच्चा जो अपने नाने की छाती के ऊपर बैठ के 3 साला, उसकी चीखों पकार पूरी दुनिया ने सुनी है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदादें जो इंडिया ने खुद दी थी भारत ने, वो पास हुई पड़ी हैं। आज पूरी दुनिया जो है देख भी रही है, सुन भी रही है, लेकिन जानमदारी का जो है वो मुजाहरा कर रही है। कोई भी हक के साथ खड़ा नहीं है,
कोई सदाकत के साथ खड़ा नहीं है। जो भी खड़ा है वो ताकत के साथ खड़ा है, जुल्म के साथ खड़ा है और बगावत के साथ खड़ा है। ये सारा जुल्म होने के बावजूद हम अगर इन बातों के ऊपर, तकरीरों के ऊपर, मज़ाहरों के ऊपर, दिन मनाने के ऊपर, कभी यौम जहती कश्मीर मना लिया, कभी जो है यौम इस्तेहसाल का नाम मना दिया, कभी यौम स्याह का दिन मना लिया, तो मेरा ख्याल है जी कितने दिन बनाते जाएंगे आप। हर साल में वो एक बड़ा अलमिया करेगा, हम उस दिन का एक नाम रख लेंगे। ये ना तकरीरों का काम है, ना सफ़ीरों का काम है, ये शमशीरों का काम है। जब तक नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, ये लातों के भूत बातों से मारने वाले नहीं है, उसका जुल्म और जबर बढ़ता जा रहा है। साहब, एक सिफारती और महाज भी तो है जिसमें एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स होती हैं या जिम्मेदार रियासतें होती हैं, वो अपनी सिफारती कोशिशें भी करती हैं। तो हमने अपनी सिफारती कोशिशों से तो मुबर्रा नहीं होना ना, उससे 73 साल में हमने कब इनकार किया, ना हमने मुज़ाकरात से इनकार किया, हमारी तरफ से कभी भी पहल तो नहीं हुई। हर वक्त जो है ना, हर दफा पहल जो है ना भारत की तरफ से होती है। वो अटैक भी हमारे ऊपर करता है। 70,000 से जायद शहादतें जितने जहां हमले हुए हैं सब के जो है ना खुरे जाकर भारत से जाकर मिलते हैं। हमने जो डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में दिया, 65-66 जो है ना कैंप, ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में जो ऑपरेट हो रहे हैं, वो अफगानिस्तान में आकर एक्शन करते हैं। उनका कलबोशन या देब हमने पकड़ा हुआ है, उसने जो दहशतगर्दी कराई है, जो हमला यहाँ होता है भारत कराता, तो हम क्या तकरीरें कर लेंगे, हम कोई मरासले लिख देंगे, मरासला थमा देंगे? कब तक मरासले देंगे? कत्तन मरासलों से ये काम हल नहीं होने वाला। जिस तरीके से जनरल साहब कह रहे हैं कि अगर भीगी बिल्ली बनकर तकरीरें कर कर हम पेश करते रहेंगे अपने मुतालबात, तो मुतालबात का कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। दुनिया जो है ना, ये सारा अमेरिका की तरफ आप देखें, अफगानिस्तान की तरफ देखें, नहत्ते अफगानी कुव्वत अमानी के साथ उनके ऊपर छत क्या थी? मांडला साहब, एक और पहलू बड़ा अहम है। जिस तरह आप बात करें आपके जज्बात, क्योंकि अवामी जज्बात की आप काफ़ी हद तक तर्जुमानी भी करते हैं, हमारे जज्बात को अगर हम देखें, हमारे ख्वाहिशात को अगर आप देखें, तो हम तो यही कहते हैं जो आप भी कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों ने, आप देखें सिक्योरिटी काउंसिल में 70 साल के बाद ये मुद्दा उठाया गया। उसके बाद जो है आल पार्टीज़, बेशक नाम नहादी थी, लेकिन आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है मोदी को बुलानी पड़ी और उसको कश्मीर पर बात करनी पड़ी, जिसके लिए वो कहता था कि जी कश्मीर पर तो कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मैं आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करूंगा। सरदार मसूद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरदार साहब। 5 अगस्त अब यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाएगा। मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय तसल्लुत का जो है 2 साल पूरे होने वाले हैं। आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद अभी भी मोदी ये समझ रहा है कि वो कश्मीरियों पर तसल्लुत करके, जबर करके, जुल्म करके अपने मामलात को सीधा कर देगा और वहां पर जो है वो गैर कानूनी एक रेफरेंडम करवा देगा। क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि उनके रेफरेंडम का तो कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो आबादी का तनासब तब्दील कर रहे हैं। और जब उन्होंने आबादी का तनासब तब्दील कर दिया, जम्मू में उन्होंने बहुत सा आबादी का तनासब तब्दील कर दिया, और कश्मीर में भी अगर ये सिलसिला शुरू कर दिया वादी कश्मीर में, तो वो ये कहेंगे कि रेफरेंडम की अब कोई गुंजाइश नहीं है, या कोई अगर अंदरूनी रेफरेंडम उन्होंने करवाया भी तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन असल मसला ये है कि जो मोदी या उसके जो सारे के सारे हुकूमत के कारिंदे वहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम कर रहे हैं, उसके सिलसिले में जवाबदेही नहीं हो रही और उनके जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। जो उन्होंने बाहर से लाके हिंदू आबाद किए हैं, जो कश्मीरियों से ज़मीन छीनी है, जो कश्मीरी नौजवानों को मार रहे हैं, वहाँ हर रोज़ जो उनके कैद खानों में कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये सारे के सारे इंसानियत के खिलाफ जराइम हैं और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चैलेंज हमें अगस्त 2019 में था वो ज्यादा बढ़ गया है। उस वक्त तो बैनुल अक़वामी बिरादरी जागी थी और उसने हिंदुस्तान की इन जराइम का नोटिस लिया था, हिंदुस्तान को निशाना तनकीद भी बनाया था, कश्मीरियों की आवाज भी उन्होंने बुलंद की थी, पाकिस्तान के नुक्ता नजर की भी उन्होंने हिमायत की थी। लेकिन अब वो आवाजें या मदहम हो गई या मादूम हो गई हैं, लिहाजा इसलिए हमारे लिए चैलेंज बढ़ गया है। और दूसरी तरफ जो है यानी कश्मीरी जो है जंग के शोलों से गुजर रहे हैं। मैं हर रोज जो है उन्हें
जंग जदल का एक तरफा जंग जदल का निशाना बनना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों, पाकिस्तान के लोगों और दुनिया भर में जो हमारे लोग बसते हैं और जो हमारी हिमायत करते हैं, हमारे नुक्ता नज़र की हिमायत करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई कि किस तरीके से कश्मीरियों को इस तरीके से हलाक होने से बचाया जाए, बहैसियत कौम हलाक होने से बचाया जाए। अच्छा सरदार साहब, आपने कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से भी देखा होगा कि हर्सल गिब्स की बात करें, मोंटी की बात करें, दीगर जो प्लेयर्स हैं उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अगर आपने केपीएल में शिरकत की तो आपको आईपीएल में जो है वो शिरकत नहीं होने देंगे। ये खेलों के साथ सियासत करना और सेहतमंदाना सरगर्मियों के साथ सियासत करना, क्या पूरी दुनिया इस तरफ भी नहीं देख रही? देख रही है, लेकिन वो हिंदुस्तान को आड़े हाथों नहीं ले रही है। यानी मतलब ये है कि बल्कि इन्होंने बीसीसीआई के जरिए जो है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है। जो हमारा क्या नारा है या हमारा क्या मोटो है, हमने कहा कि खेलो आज़ादी से, तो इसे एक एतमाद साजी का कदम भी देखा जा सकता था। मसलन ये कि अगर मुजफ्फराबाद के खूबसूरत स्टेडियम में दुनिया भर के खिलाड़ी आके खेलते हैं तो इससे हिंदुस्तान को क्या तकलीफ, और वो अगर चाहते हैं तो श्रीनगर में ऐसा मैच कर के दिखाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आदत बनी हुकूमत की वजह से, तकनीक की वजह से वो समझते हैं कि उन्होंने से 9 लाख फौज मुतयन करके कश्मीर को मगलूब कर लिया है या मगलूब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ हर चीज जो है वो उनके कब्जे में है। उन्होंने जबाबंदी की हुई है कश्मीरियों की, और उनके इदारे सारे के सारे मातहत हैं। इसी तरीके से दुनिया के जो इदारे बोर्ड थे वो भी उनके मातहत हैं, और उनको भी वो धौंस धांधली के जरिए खामोश कर देंगे या उनका रवैया तब्दील कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हिंदुस्तान। जी बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। और दुनिया देख भी रही है, दुनिया समझ भी रही है, लेकिन वो भारत की पुश्तपनाही भी कर रही है। मीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से बात की। इंसानी हुकूक कौंसल जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 3 साल के बाद बनाई, उसके एक 30 आर्टिकल्स हैं। मैं ज़्यादातर उसका जिक्र करता हूँ, आपसे पहले भी मैंने उसका जिक्र किया है कि उस 30 आर्टिकल्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया उन दस्तावेज़ात को। उसके पूरे के पूरे 30 आर्टिकल जो हैं उसकी वायलेशन जो है वो हम देख रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में भी देख रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतों के साथ किया जा रहा है। तो वो 30 आर्टिकल किस काम के जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, उसकी तो पामाली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, जहाँ तक आपने ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात की है, क्योंकि जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, मैं कई बार उसमें शिरकत कर चुका हूँ। और कश्मीर के हवाले से जितने भी आपने इंसानी हुकूक की बात की है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो, पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से हो, चाइल्ड राइट्स के हवाले से हो, राइट टू स्पीक के हवाले से हो, राइट टू रिलीजन का हो, बहुत सारे ऐसी है। इस तरह स्पोर्ट्स के हवाले से भी हो, सारे उसमें एजेंडा आइटम्स होते हैं और उन पर बातें होती है। और हम भी कश्मीर में जिस तरह, चाहे वो ख़वातीन के साथ या बच्चों के साथ या नौजवानों के साथ या बूढ़ों के साथ, या जो पॉलिटिकल राइट्स हमारे सलब किए गए हैं, उन हर एक पॉइंट्स पर, हर एक एजेंडा आइटम पर हम कश्मीरी वहाँ जाके एज एन NGO के तौर पर वहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर बात चलती है कि अगर इंडिया इन सारे ह्यूमन राइट्स जो आपने जो गिनवाए हैं नाम, इनको वायलेट करता है, क्या अब इंडिया का ये हक बनता है कि वो जो दावा करता है कि मैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हूँ, मैं जनाब अली हक रखता हूँ कि मुझे एक परमानेंट सीट UN की मिलनी चाहिए? कतन नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि इसके मुकाबले में अगर बांग्लादेश या आप श्रीलंका या आप नेपाल को ले लें, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वो मोर बेटर है, बहुत ही ऊंची उसकी लेवल है बनिस्बत इंडिया की। इंडिया में न सिर्फ मुसलमानों के साथ वो करते हैं, बल्कि जो उनके अपने हिंदू है,
जो जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं, लेकिन उनको वो दलित्स बोलते हैं, उनको वो कहते हैं कि ये निचली जात के हैं। दे आर नॉट अलाउड टू प्रे देयर, वो जो उसका पूजा होता है उनके मंदिरों में अलाउ नहीं हो रहा है। तो वो मीर साहब मजहब परस्त भी है, नस्ल परस्त भी है, कौम परस्त भी है, तो उनसे तो कोई चीज ऐसा वो नहीं है। लिहाजा ये तो बिल्कुल इस पर यूएन को, खुसूसन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में अब जो चूंकि सितंबर में यूएन जनरल असेंबली का भी इजलास हो रहा है, इसमें हमारे जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स है, यहाँ पर वो एम्बेसडर है, तो उनको, चूंकि मुनीर अकरम साहब बड़े ही, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको कई सालों से, मंजे हुए सियासतकार है, उनको इस बात पर वहाँ पर तवज्जो दिलानी होगी कि भारत किस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन का न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे इंडिया के अंदर क्योंकि दिखाना चाहिए, और ताकि हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है, वो जो कहते हैं कि हम सेक्युलर है, कहाँ किधर है सेक्युलर? बिल्कुल, वो तो आपको सेक्युलर नहीं है, वो तो एक हिंदू टेररिस्ट स्टेट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब सिक्योरिटी काउंसिल को भी कंट्रोवर्शियल बनाने की भारत ने कोशिश कर भी ली है, और आपको पता है 1 माह का उसको अब टाइम भी मिलेगा। इससे पहले न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनने के लिए जो है अमेरिका ने खुद उसके लिए कितनी बड़ी लॉबिंग की, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। P5 के जो मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से काउंटर किया, पाकिस्तान का साथ दिया। NPT पे साइन न करने वाला मुल्क जो है आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन बनने का ख्वाहिशमंद भी है, NCJ का ग्रुप का मेंबर भी बनने का ख्वाहिश रखता है। ये तमाम तर मराहिल भारत जो है वो गुजार के आगे तो बढ़ चुका है। ये क्राइटेरिया भी कोई है सर बैनुल अक़वामी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का, या इस तरह के फोरम्स का मेंबर बनने का? मेरा ख्याल है ये तो अभी फॉरगॉन कंक्लूजन है, और ये जो बैनुल अक़वामी रिएक्शन है या नॉन रिएक्शन है, उसकी हमें कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनको बताने के लिए क्या कुछ हो रहा है, बल्कि हमें रिव्यू करना चाहिए कि हमारी कौन सी कोताहियां हैं जिसकी वजह से हम उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। जहां जहां नहीं कामयाब हो रहे, बहुत कामयाबियां भी हमें मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें शिकायत, 2 किस्म की शिकायत हमें नहीं करनी चाहिए। एक तो ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि जो दुनिया क्यों रिएक्ट नहीं कर रही, इसके लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। दूसरा, ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान दुश्मनों की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो है ही दुश्मन। देखना हमें ये है कि हिंदुस्तान, भारत जो है किस किस शोबे में हमारे साथ नबर्द आजमा है। जैसे अभी आपने खेलों की बात की, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है, आपको पता है डिसइंफो लैब की जो रिपोर्टें आई हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा जो उन्होंने ये हमारे फोन टेप कर रहे थे वो आपको पता है, वो 4th जनरेशन वॉरफेयर हमारे खिलाफ करता है। आपको पता है कुलभूषण आपने पकड़ा हुआ है, वो अफगानिस्तान की तरफ से आप पे हमले करता है, जितने TTP हमले करती है उसके पीछे रॉ का हाथ है। वो अभी ये जो चाइनीज पर हमला हुआ है वो सब कुछ हुआ है। देखिए बात ये है कि वो तो आपके ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करे, पॉलिटिकल वॉरफेयर भी करे, मिलिट्री वॉरफेयर भी करे, और आप जो ना ये शोर मचाते रहे कि जी ये दुनिया क्यों नहीं देख रही, आप सिर्फ डिप्लोमेसी के मैदान में लगे रहे। तो डिप्लोमेसी बहुत अहम है। डिप्लोमेसी में जो बात अहम है सबसे ज्यादा वो तो ये है कि हमें अपना बेसिक स्टांस जो है उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। ये जो तरह तरह की आवाजें उठती हैं दरमियान में, जिसमें ऐसे लगता है कि हम कोई और ऑप्शन जो ना सोच रहे हैं या कोई और बातें सोच रहे हैं, भाई वो बाद में देखेंगे जब बातचीत शुरू हुई। आप बुनियादी स्टांस आपका किसी सूरत में ना छोड़ें, वरना आपकी ये करारदादें भी खत्म हो जाएंगी वहां पर। ये बहुत जरूरी है। फिर दूसरा ये है कि हमें देखें कि हमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, पॉलिटिकल वॉरफेयर, मिलिट्री वॉरफेयर और जितनी चीजें हैं सब में कदम आगे बढ़ाना होगा और सोच समझ के सारे काम करने होंगे। साफ ज़रा हम 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल नारा लगाए चल पड़े, लेकिन 2 बातें जो हमारे दो कांटे निकाले गए हैं, आप याद रखें मुसलमानों के जो उसमें से जो कि इनको बहुत चुभते थे, एक जज्बा जहाद, एक शहादत का शौक। ये दोनों चीजें हमारे कुछ इंटेलिजेंसिया ने, कुछ बड़े पढ़े लिखे लोगों ने कहा जी जहाद तो वो होता है जो नफ्स के खिलाफ जहाद हो, और किस्म के जहाद ठीक है, वो हमें भी पता है कि कौन सा जहाद होता है, हमें जहाद पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये कि जी वो शहीद नहीं होता और वो शहीद होता है, मेरे भाई कोई और इसका हल नहीं है। सारे मैदानों में मुकाबला करना पड़ेगा। एक मैदान भी छोड़ देंगे तो वहां पर आपको अजीमत होगी। ये सिर्फ अच्छे बच्चे बनने के चक्कर में सिर्फ यही करते रहना कि दुनिया को बताना है, दुनिया को बताना है, दुनिया को समझाना है। दुनिया आपका क्या ख्याल है कि ना समझ है? दुनिया सब कुछ समझती है।
और दूसरी बात ये है कि दो बातें मैं और कहना चाहूंगा, है जरा खतरनाक, लेकिन अल्लाह करे कि ये कोई इसको सुन ले और समझ ले। पहली बात ये है कि ये जो कहते हैं कि जी मसले बातचीत से हल होते हैं और जंगों से हल नहीं होते, ये एक फॉल्स नैरेटिव है। कौन सा मसला बातचीत से हल हुआ है? अभी बहुत हमारे तरफ से भी हमारे लीडर भी कह रहे हैं कि देखो जी अफगानिस्तान का मसला आखिरकार बातचीत से हल हुआ। मेरे भाई फ्रीडम फाइटर्स ने जब उनके नाक में चने चबवा दिए, जब जंग उनके लिए ऑप्शन नहीं रही, तब जाके बातचीत हुई है। तो आप भी ऐसा माहौल पैदा करें कि उनके लिए ये ऑप्शन ना रहे जबर, तब जाके बातचीत होगी। दूसरी बात ये कहते हैं जी आजकल का दौर जो है वो ये प्रॉक्सीज का दौर नहीं है। मेरे भाई अमेरिका प्रॉक्सी चलाता है, रूस प्रॉक्सी चलाता है, हिंदुस्तान प्रॉक्सी चलाता है, आप दबे हुए हैं जी हमारे प्रॉक्सी का दौर नहीं है। अरे भाई कहाँ रह रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? क्यों आंखें बंद की हुई है? उठें, खड़े हो जाएं। अपने इतने नौजवान, आप कहते हैं जी हमारा मुल्क नौजवानों से भरा हुआ है, तो उन नौजवानों में जज्बा पैदा करें। आप देखेंगे तीसरे दिन आपके पांव पकड़ेंगे ये कि जी ये ले लें कश्मीर या हमसे आके बातचीत करें। अच्छा जनरल साहब, मैं यहाँ पर एक बात जी। कहना चाहूँगा आपके, डेफिनेटली जो आपने बात की है आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, आपकी जो तजवीज़ है, आपका एनालिसिस है, आपने इतना वक्त गुजारा है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे अगर एडमिट करता चलूँ कि जहाँ टिट फॉर टैट की बात आती है, हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जी हम पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो उसके इल्ज़ामात लगा रहा है। आपको भी पता है फिर ये अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई थी और आपको याद है पुलवामा का जो इतना बड़ा हम पे ड्रामा रचाया गया, उस पर हम पे इंटरनेशनली कितना प्रेशर आया। तो कुछ सिफारती इखलाकियात और आदाब जो हैं वो भी हमारे आड़े आते हैं और हम तो ऑलरेडी देखें अगर कोई छोटा सा स्टेप भी लेते हैं हम पे सैंक्शंस लगाने की बातें शुरू हो जाती हैं। तो आप नहीं समझते कि बहुत एहतियात बरतनी होगी, हमें स्टांस हमारा एग्रेसिव होना चाहिए, टोन हमारी एग्रेसिव होनी चाहिए, लेकिन हमें कोई आउट ऑफ द वे एक्शन लेने से पहले सोचना भी पड़ेगा। जी इसमें तो कोई शक नहीं। देखें बात यह है कि आप पूरी दुनिया की हवा देख लें ना, आपका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आज उसमें से इस्लामी निकाल दीजिए, देखें आपकी बड़ी पिज़राई शुरू हो जाएगी। फिर आपने इस्लामी मुल्क होने के बावजूद एक एटम बम और इस किस्म की चीजें अपने पास रखी हुई हैं, ये किसी के हवाले कर दीजिए, यहाँ पर इतनी खुशहाली आ जाएगी कि आपसे पैसे डॉलर संभलेंगे नहीं। लेकिन फैसला आपने करना है कि आपने इज्जतों का सौदा करना है, आपने आज़ादी का सौदा करना है, या आपने डॉलरों और उसमें खा पी के पेट मोटे करने। मेरे भाई इस जिंदगी का मकसद सिर्फ पैदा होना, बच्चे पैदा करना और मर जाना नहीं है। कौमों की जिंदगी सिर्फ ये मकसद नहीं है कि सिर्फ खुशहाली हासिल कर लें। कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी चीज के लिए आप खड़े होते हैं और लोग उन्हीं कौमों की इज्जत करते हैं। आप देखिएगा ये जो अफगान तालिबान है, कल आप देखिएगा पूरी दुनिया में ये घूमेंगे, पूरी दुनिया उनकी इज्जत करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं। जी अच्छा चौधरी खादिम अली मांडला साहब, एक तो बामकसद ज़िंदगी गुजारने का मकसद हयात के हवाले से भी और इस्लामी तालीमात का नो डाउट ये हिस्सा भी है, बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं जिस पर हम अमल पैरा हैं और दिल की गहराइयों से अमल दरामद करते भी रहेंगे। प्यार की, अमन की हम हमेशा बात करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डिप्लोमेसी का सहारा लिया, उन्होंने गुफ्त शनीद से बात को हल किया। लेकिन जनरल साहब का कहने का मकसद ये है कि भारत को उसकी बोली में समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली तो बड़ी पुरानी मिसालें बनी है कि ये बड़ी पुरानी आदत है। हमने भी इक़दामात इस तरह के, पाकिस्तान ने सख्त इक़दामात लिए और आपके सामने हमने उनकी फ़िज़ाइया को जो है नाको चने चबवाए, हमने भारत को जो है वो फॉल्स फ्लैग का मौका नहीं दिया। अब मज़ीद आप क्या समझते हैं कि किस तरह के इक़दामात ज़रूरी हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी क्लियर बात है कि 27 फरवरी को जो हमने 2 त्यारे उनके शूट डाउन किए तो पूरी दुनिया आपकी तरफ मतवज्जो हुई। अमेरिका से फ़ोन, हर तरफ से फ़ोन, रुक जाएं, ठहर जाएं। दुनिया ताकत को सलाम करती है, ताकत से मुज़ाकरात करती है। आप भिखारियों की तरह भीख मांग के अगर कहेंगे कि आज़ादी हमें प्लेट में को दे दे, नहीं, कोई आपको कभी नहीं मांगी। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया 66 कैंप अपने वहां ऑपरेट कर रहा है, उसके मुकाबले में जवाब में हम करेंगे तो दुनिया में कोई नहीं पूछ सकती। अगर 750 EOB और डिसइंफो लैब वो जेली फेक वो बना के न्यूज एजेंसीज वो काउंटर कर रहा है हमें, उसके जवाब में हम करेंगे तो दुनिया को हम जवाब देने के लिए नहीं बैठे कि भाई पहल वो कर रहा है फिर हम करते हैं। अगर उनका कलबोशन, हर अटैक 70,000 से ज्यादा शहादतें जो हुई हैं, मोस्टली अटैक प्लान हुए अफगानिस्तान से अंडर दी सुपरविजन ऑफ रा मसाद, ये सारी एजेंसियां साथ है। क्या दुनिया अंधी है
दुनिया को बताने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आपको आगे बढ़ना हमने है। दस्तावेजी नहीं, तौर पर दे दिया ना पूरी नहीं, दुनिया क्या को। हम इसीलिए बैठे हैं कि ये हमला इंडिया ने करवाया है, सराग वहां मिल गया है, ये कागज हम जो है ना उनके सफारत खाने में देते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको मरासला देते हैं। ये मरासले कब तक देंगे आपको अमली इकदाम की तरफ जाना है। मरासला हिंदुस्तान भी देता है सर। डेडलाइन देनी है कि इंसान के बच्चे बन जाए, ये नरेंद्र मोदी ये डेडलाइन दे। 728 दिन हो गए हैं, इतनी बड़ी जेल, 9 लाख मसल्ला अफवाज कश्मीरियों के सर के ऊपर बंदूकें तान के बैठी है, असमत दरी कर रही है। क्या पूरी दुनिया की आंखें बंद है? जहां बंदूकें हों, बारूद हों, तोपें हों, जहाज हों, तो वहां क्या हमारी तकरीरें काम करेंगी? हमारी सफारतकारियां काम करेंगी? भाई उसको वही ढूंढ दो, उसको वही मांडला साहब, देना, बहुत सारी उसकी चीजों को जबान- लेकर पैरेलल चलना पड़ता है। आप भी जो बात कर रहे हैं, आपके भी जज्बात हैं, आप अवामी जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हमारे जो कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, हम उसका हिस्सा बने, हम उनके साथ खड़े हों। हम आज भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन हमने अपनी कैपेसिटी को भी देखना है, हमने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखना है, हमने खित्ते की जो हवा चल रही है उस हवा के मुताबिक काम करना है। मीर साहब, एक और चीज़ जो यहाँ पे बड़ी अहम है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस की जो कोशिश की जा रही है और ये जो जाली डोमिसाइल्स का इजरा किया गया है, इस पर जो हिकमत अमली हमारी है या बिलखुसूस मकबूजा वादी के लोगों का जो रिएक्शन है उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस चीज़ को न सिर्फ आज बल्कि हम 72 के बाद से मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद जो ये नया फेज़ आया है जिसमें आपने देख लिया है 1989 ऑनवर्ड्स जो है वो 1 लाख शहीद हुए हैं कश्मीरी, वो भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। तब से आज तक जितने भी वहाँ पर, चाहे वो इंडियन आर्मी के लोग हों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हों, CRPF के हों, या तिब्बतन एंड वो दूसरा जो उनका है वो फॉर जो रोड्स वगैरह देखता है उनके हैं, उनको ये ऑफ़र दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद कि अगर आप कश्मीर में रहना चाहेंगे, आपके लिए फ्लैट भी मिलेगा, आपके लिए बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ये मैं आपको बताऊं, आपके प्रोग्राम से इससे पहले भी मैंने जिक्र किया है, ये जो जम्मू रीजन था, ये मैं सिर्फ ये 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ। तकरीबन हज़ारों की तादाद में उन रिटायर्ड फौजियों को उन्होंने जम्मू रीजन में, ये सियालकोट के साथ जो हमारे कश्मीर का वो जो एरिया वर्किंग बाउंड्री वाला जो, वहाँ पर उन्होंने उनको बसाया है और एक वो डिफेंस शील्ड के तहत बसाया हुआ है। ये अब 2019 5 अगस्त के बाद अब उन्होंने, जिस तरह की आपने जिक्र किया है, ये 30 लाख से जायद के, बल्कि जो कुछ अखबारात तो उसको 35 लाख बोलते हैं, कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप वहां पर इशू की हुई है। सो लिहाजा यहां पर अगर फिर जिस तरह के आपने सवाल किया था प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर से, रेफरेंडम वो कराएंगे, तो देखिए अब जब दुनिया की जो इस वक्त जो सूरत हाल है, वो आपकी तरफ जो भी मजालिम हो रहे हैं उनको देखते हैं, कान बंद किए हुए हैं। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। ये पिछले 3 सालों से तकरीबन 2-3 इजलास सिक्योरिटी काउंसिल के बंद कमरे में हुए हैं, कश्मीर की बात हुई है, और इसमें हमें चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने इसमें कश्मीरियों और पाकिस्तान की मदद की है। बल्कि लद्दाख पर उन्होंने अपने सीरियस कंसर्न्स का इज़हार किया। अब आप देखिएगा कि जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा है कि अब चाइना एक बड़ा पिवटल फैक्टर मसला कश्मीर के हवाले से पैदा हुआ है। अगर दुनिया इस चीज को नहीं देखेगी, अब न सिर्फ चाइना बल्कि रशियन का आप देखिएगा एटीट्यूड क्या है। देखिए, इंडिया को लॉलीपॉप अमेरिका दे रहा है। जैसी तैसी कांग्रेस वहां पर हुकूमत थी तो वो अपने आप को एक लिबादा ओढ़ लिया था कि हम सेक्युलर कंट्री है, एक किसी हद तक दुनिया उनको देख रही। लेकिन जब से मोदी आए हैं 2013-14 से, तो अब आपने दुनिया में देख लिया है कि इंडिया को सेक्युलर कंट्री अब कोई मानने के लिए तैयार
नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अमेरिका उनको शायद वो तस्लीम करेगा या यूरोपियन यूनियन में कुछ लोग तस्लीम करेंगे, मगर साथ में ये मैं आपको बताऊं कि यूरोपीय यूनियन ही वो जगह है, पार्लियामेंट है, जहां पर हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर के हवाले से वहां पर वो रेजोल्यूशन पास हुए हैं। इसी तरह अभी भी हुआ, अभी केस टेकअप किया, 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा डिबेट हुई कश्मीर पे। एग्जैक्टली, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वहां का जो अपोजिशन लीडर था जर्मी कॉर्बन, में उसकी एनजीओ जो लिबरेशन है उसका एफिलेटेड मेंबर रहा हूं, उन्होंने कश्मीर के हवाले से एक ऐसा स्टैंड लिया है। सो लिहाजा बहुत सारी चीजें जो सफारती सतह पर हमें करनी है और उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, हमारी जो हमारी सफारतकारी हो रही है, लेकिन जिस तरह के मेरे भाई ने और जनरल साहब ने कहा, हमें इसमें तेजी लानी है। जब आप अपनी तरफ से तेजी लाएंगे, आप क्या कहते हैं, आप टेंशन क्रिएट करेंगे तो दुनिया आपकी तरफ देखेगी। जब आप कोई सोलो फाइट ले लेंगे तो बात एक आराम से मेरी तरह ज्यादा आप जज्बात में बात नहीं करेंगे, लोग कहेंगे चलो मसला ठंडा है, कुछ नहीं होगा। सो हमें हर एक एफर्ट लड़नी पड़ेगी, हमें हर हाल से हर महाज को छोड़ना नहीं है, हर महाज पर हमें डट के जवाब देना। चीन की आपने जहां तक बात की और आपने बड़ी एक अहम ये नुक्ता जो है वो आपने सामने रखा कि चीन भी इस वक्त इस हवाले से अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। लद्दाख के हवाले से जो चाइनीज़ फ़ॉरेन ऑफिस है उसने फौरी तौर पर स्टेटमेंट दी थी कि इस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि भारत की पुश्तपनाही अमेरिका की जानिब से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है लद्दाख को लेकर। और इसी हवाले से आपने देखा कि इनके दरमियान गुफ्तगू भी हुई और जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जब आए हुए थे वहाँ पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। मैं ये और भी कहना चाहूँगा, देखिए चाइना और इनकी जो वहाँ पर गलवान वादी में और जो उस तरफ जो सिक्किम की तरफ से दूसरा एरिया है जिसको चिकन नेक बोलते हैं, उस एरिया की तरफ बांग्लादेश से ऊपर जो उनका वो मिलता है, इस वक्त अमेरिका की पुष्पनाई के लिए कौन आ रहा है? अमेरिका आ रहा है। अमेरिका ने चाइना के लिए इंडिया को इस्तेमाल करना चाहा, उसको कर रहा है। कार्ड कंट्रीज का जो एक इत्तेहाद बना है जिसमें जापान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जिसमें इंडिया और अपना अमेरिका है। क्यों? क्या अमेरिका चाइना की जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ उसकी हुई है, जो एक जाइंट बना हुआ है, क्या उसको रोक सकता है? हाँ, वन बेल्ट वन रोड को क्या रोक सकता है? बिल्कुल। अभी जो हमारी ये जो सीपैक है, इससे क्या तकलीफ है? अभी तकलीफ क्या तकलीफ क्या है? जनरल साहब से पूछूंगा। जनरल साहब, हवाएं फिर से जो है हवाओं का रुख ही बता रहा है कि डू मोर के साथ अमेरिका फिर आ रहा है कि सीपैक से पीछे हो जाओ और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लो और अफगानिस्तान के मामलात और ये दीगर चीज़ें जो हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए सर? जी, मौक़िफ़ से पहले असल में अमेरिका और उसके जो साथी हैं उन्होंने हमें अच्छी तरह बांधा है, IMF के थ्रू, FATF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक और चीज़ें कि ये पाबंदी लगा देंगे, वो पाबंदी लगा देंगे। और कुछ चीज़ें हकीकत में ख़तरनाक हैं, कुछ चीज़ों का वैसे एक होला बनाकर नफसियाती तौर पे हमारे ऊपर दबाव है। तो मेरे ख्याल हमारी लीडरशिप जब तक दबाव से नहीं निकलेगी, और फिर अजीब बात यह है कि कश्मीर के हल के सिलसिले में हम भाग भाग कर अमरीका ही से तावन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें अच्छी तरह मालूम है कि अमरीका और हिंदुस्तान के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। अगर उसको हमने मान लिया, सालिस या उनको कहा कि वो करें, तो कैसे मुमकिन है कि वो कोई ऐसा हल पेश करेगा जो हमारे फायदे में हो? हमें कहना चाहिए, मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि एक कंसोर्शियम होना चाहिए अगर किसी ने सालसी करनी है, जिसमें चीन शामिल हो, हमारी तरफ से अमेरिका शामिल हो, बेशक हिंदुस्तान की तरफ से, और रूस और तुर्की वगैरह उसमें मालिक हो सकते हैं। एक तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए, और दूसरा मैं वापस उस चीज़ की तरफ आऊँगा कि एक हाइब्रिड वॉर हमारे ऊपर मुसल्लत है। हाइब्रिड ही हमें जवाब देना पड़ेगा, जवाब सिंगल साइडेड नहीं हो सकता। बहुत कुछ तो हम अभी लॉफेयर में भी कर सकते हैं और डिप्लोमेसी में भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जी यहाँ पर सेंसस करवा लिया जाए ताकि ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं इसका कोई सद्देबाब हो सके। और जो हमारे पास फोल्डर्स मौजूद हैं, जो लोगों ने जुल्म सितम किया, उसकी मिसालें देकर हम किसी कोर्ट में लेकर जाएं, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जो बाकी मैदान है वो खाली नहीं छोड़े जा सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसमें क्या बुराई है अगर कोई मुझे बताए। आप कश्मीरी नौजवान और जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, इनकी बड़े पैमाने पे अस्करी ट्रेनिंग कराएं और कहें कि हम इसलिए कर रहे हैं कि रोज जो भारत कहता है कि वो हमारे पर हमला करेगा,
तो हमें अपने दिफा के लिए तो ये चाहिए ना कि हम अपने नौजवानों की ट्रेनिंग करें। कौन इस हमें रोक सकता है इस हमें बात अपने से? दिफा से और कौन जब जरूरत पड़े, हाँ जी, और फिर ये है कि जब तक आप वो दोबारा जज्बा शहादत नहीं वापस लेकर आएंगे, जज्बा जहाद वापस नहीं लेकर आएंगे, ये कश्मीर के सिलसिले में बातें आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक। शिकायतें करना छोड़ दें, कोशिश करते रहें हर मैदान में, इसमें कोई शक नहीं। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तायद की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो आके आपके मसले हल करेंगे तो उनसे तो अपने मसले हल नहीं हो रहे, अपने मसले खुद हल करने पड़ेंगे। कोई आपकी उससे ज्यादा इज्जत नहीं करता जितनी इज्जत आप खुद करते हैं। अगर हिम्मत आए तो उस बाजू को पकड़ लें जो जुल्म सितम जिसने जारी किया हुआ। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, मीर ताहिर मसूद साहब और चौधरी खादिम अली मांडला साहब, आप तीनों आज़ाद का बहुत शुक्रिया। और सरदार मसूद खान साहब, सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।